हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एटॉमिक केमिस्ट्री में। देखिए बाबू, 12th के बच्चों की एग्जाम नजदीक आ चुकी है। आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। उसके लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका वीडियो बना करके आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है। आज एक चैप्टर लेकर के आए हैं आपको पॉलीमर, बहुलक के बारे में। देखिए, बहुलक से ज्यादा प्रश्न तो आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ प्रश्न आता है। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है आप उसको आज देख सकते हैं। आज उसको देख लीजिएगा तो जो भी प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्या क्या टर्म है। एक्चुअली ये बहुलक जो चैप्टर है, बहुलक क्या है उसको पहले देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। जैसे सबसे पहले परिभाषा के बारे में जानना है। बहुलक की क्या परिभाषाएं होती है, उसकी वर्गीकरण की, बहुलक का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है उसके बारे में, कुछ व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण बहुलक है उसके बारे में पढ़ना है। जैव निम्नीकरण बहुलक के बारे में यानी जैव बहुलक के बारे में बात करना है। और खासकर बहुलक के मोनोमर्स और उसके उपयोग के बारे में तो आप लोग को जानना ही जानना है। तो आइए इसमें से जो भी महत्वपूर्ण टर्म है आपके एग्जाम के लिए आज के सेशन में उसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हो सकती है उसको एक एक करके हम लोग इसमें देखते हैं। चलिए देखिए बाबू, सबसे पहले बहुलक हमारे दैनिक जीवन में बहुलक अत्यधिक प्रभावित करता है। हम अपने दैनिक जीवन की बात करें तो बहुलक बहुत अत्यधिक प्रभावित करता है। चाहे कपड़ा के रूप में हम लोग उपयोग करते हो, चाहे अधिकांश भोजन के रूप में उपयोग करते हो, औषधि के रूप में उपयोग करते हो, आपको फर्नीचर के रूप में उपयोग करते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके रूप में हम बहुलक का उपयोग करते हैं। जो व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण बहुलक है या जो उपयोगी रूप से महत्वपूर्ण बहुलक है उसके नाम के बारे में आपको इस वीडियो में बता ही देंगे, लेकिन इसको समझिए। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले अनेक वस्तुएं से लेकर के पहनने के कपड़े तक बहुलक है। जैसे प्लास्टिक के पदार्थ, नाइलॉन, टेरिलीन, सेलुलोज, प्रोटीन, ये सभी आपको बहुलक में आता है। बहुलक के सबसे पहले 1838 ईस्वी में पहला बहुलक पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड बना था। अचानक बन गया था, कोई सोच करके उसको नहीं बनाया। अचानक विनाइल क्लोराइड के बारे में व्याख्या की जा रही थी, उसमें अचानक पीवीसी का निर्माण हुआ, अचानक बन गया। सन 1838 ईस्वी में पहला बहुलक पॉलीविनाइल क्लोराइड अचानक संश्लेषित हुआ। 1839 ईस्वी में स्टाइरीन बहुलक बना था। सबसे पहले कौन बहुलक बना था बाबू? तो पीवीसी बना। सबसे पहला बहुलक था पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड सबसे पहले बना था। देखिए बाबू, 1839 ईस्वी में यानी उसके बाद पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन नाम का बहुलक बना। जो ये सब बहुलक, इसके बाद से अनेक बहुलक आपके मार्केट में उपलब्ध है जिनको हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। देखिए, पॉलीमर जो शब्द है, बहुलक जो शब्द है, दो शब्दों से बना है, दो ग्रीक शब्द से बना है, पॉली और मर। पॉली का मतलब होता है बहुत, मेनी अनेक। अमर का मतलब होता है इकाई। देखिए, पॉली का मतलब अनेक, अमर का मतलब इकाई। पॉलीमर नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मतलब अनेक, अमर मतलब इकाई। जब बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ जाती है तो उसी को बहुलक कहा जाता है। बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ जाएंगी तो उसको क्या कहिएगा? तो उसको बहुलक कहिएगा। ध्यान दीजिए, जैसे ये एक एक इकाइयां हैं, बहुत सारी इकाइयां हैं और इन इकाइयों को एक साथ जोड़ दिया गया, बहुत सारी इकाइयां एक साथ जुड़ गई तो इसी को पॉलीमर कहेंगे, इसी को बहुलक कहेंगे। ध्यान दो बाबू, दो वर्ड था कौन कौन? पॉलीमर में दो वर्ड था, पॉली और मर। पॉली का मतलब अनेक, बहुत, अमर का मतलब इकाई। जब बहुत सारी इकाइयां, देखो बाबू यहां पर बहुत सारी इकाइयां छिटा करके है, अलग अलग है, तो इसको हम लोग एकलक कहेंगे। एक मतलब एक, अलग लक मतलब इकाई, मोनोमर कह रहे हैं, एक एक इकाइयां हैं। और जब ये इकाइयां बहुत आपस में जुड़ गई तो इसी को बहुलक कहा जाएगा। जैसे मान लो तुम लोग क्लासरूम में हजारों की संख्या में बैठे हुए हो, हजारों की संख्या में बैठे हुए हो, अलग अलग करके बैठे हुए हो। ए यहां बैठा हुआ है, दूसरा सब लोग बैठे हुए हैं, और सब क्या करता है? लाइन से खड़ा होके ऐसे हाथ में हाथ मिला करके, हाथ में हाथ मिला करके इस तरीके से बहुत सारे बच्चे लाइन से खड़े हो गए, ह्यूमन चेन बना लिए। तो उसको क्या कह सकते हैं हम? उसको पॉलीमर कह सकते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार का जो स्टूडेंट था, स्टूडेंट ही है ना, एक ही प्रकार का स्टूडेंट बहुत सारा जब आपस में जुड़ गया तो उसको बहुलक कह सकते हैं। बाबू ये तो एग्जाम्पल है, लेकिन ये अणुओं में होता है। क्या है बाबू? जब बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ गई तो उसको हम लोग पॉलीमर कहेंगे, बहुलक कहेंगे। और वही इकाइयां जो अगर अलग अलग है तो उसको एकलक कहा जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग? एकलक कहेंगे। देखो बाबू, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एकलक।
इसको क्या कहेंगे, एकलक। ई भी एकलक है, सब एकलक है। और जब बहुत सारा मोनोमर एकलक आपस में जुड़ गया तो इसी को बहुलक कहेंगे। इसमें संख्या बहुत अधिक है, ऐसा नहीं है कि इतना ही संख्या में होगा, इसमें बहुत सारी संख्या में जब जुड़ जाएगा तो इसी को बहुलक कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन? देखिए बाबू, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देख बाबू, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बस नाम ध्यान रखो। पॉली, पॉली मतलब अनेक, दो वर्ड है पॉली और मर। मर का मतलब ये मत समझना मर जाना, मर का मतलब होता है इकाई। तो मर का मतलब इकाई या पॉली का मतलब बहुत। जब बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ गई तो इसी को बहुलक कहेंगे। बहुलक की बात करें बाबू तो परिभाषा ऐसे दे सकते हैं हम लोग। देखिए परिभाषा ऐसा दे सकते हैं, बहुलक उच्च भार वाले जिसका भार 10 के पावर -3 से लेकर 10 के पावर 7 यूनिट तक होता है, AMU तक होता है, वाले पदार्थ है जो सरल अणुओं के आपस में जुड़ने से बनता है। जब बहुत सारे सरल अणु आपस में जुड़ करके लंबी श्रृंखला बना दे जिसकी अणु भार बहुत अधिक हो तो उसी को हम लोग बहुलक कहा जाएगा। उसको क्या कहेंगे, बहुलक। ऐसे कह लीजिए, जब एक ही प्रकार की इकाइयां बहुत सारी आपस में जुड़ करके एक भारी अणु का निर्माण करता है उसी को बहुलक कहा जाता है। बहुलक की वर्गीकरण की बात करें तो बहुलक का वर्गीकरण अनेकों प्रकार से किया गया है। एक तो स्रोत के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, स्रोत जहां से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं तो उसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। स्रोत के आधार पर 3 प्रकार के बहुलक होते हैं। कौन कौन बहुलक है बाबू? तो एक प्राकृतिक बहुलक, वैसे बहुलक जिसको हम लोग प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं उसको प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जिसको प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, नेचर से प्राप्त किया जाता है, उसी को प्राकृतिक बहुलक कहते हैं, नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। देख बाबू, जैसे सेल्यूलोज है, प्रोटीन है, फैट है, वसा है, तो इन सब चीजों को हम कहां से लेते हैं? प्रकृति से लेते हैं, तो इसको हम लोग प्राकृतिक बहुलक कह सकते हैं। दूसरा संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक क्या है? जिसको मानव निर्मित है, जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया होता है, उस बहुलक को संश्लेषित बहुलक कहा जाता है। और एक होता अर्ध संश्लेषित बहुलक, जिसमें आधा तो प्राकृतिक हो और आधा संश्लेषित हो, तो उसको हम लोग अर्ध संश्लेषित बहुलक कहेंगे। जैसे देखिए सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज तो प्रकृति से हम लोग प्राप्त करते हैं और नाइट्रेट हमने जोड़ दिया तो सेलुलोज नाइट्रेट बन गया, तो उसको अर्ध संश्लेषित बहुलक कहा गया। तो स्रोत के आधार पर 3 प्रकार के कौन कौन? प्राकृतिक जिसको प्रकृति से प्राप्त करते हैं, संश्लेषित जो मानव निर्मित होता है, अर्ध संश्लेषित जो आधा मानव निर्मित हो आधा प्राकृतिक हो तो उसको अर्ध संश्लेषित कहेंगे। संरचना के आधार पर भी 3 प्रकार से बांटा गया है। संरचना के आधार पर 3 प्रकार से कौन कौन? तो संरचना के आधार पर रेखीय बहुलक, जो सीधा सीधा रेखा में होगा उसको क्या कहेंगे? रेखीय बहुलक। जिसमें शाखा में होगा तो उसको शाखित बहुलक, और जो जाल के जैसा संरचना बनाया हो तो उसको जालक्रम बहुलक। तो संरचना के आधार पर भी 3 प्रकार का कौन कौन? रेखीय, शाखित और जालक्रम। याद रहेगा। तो ये संरचना के आधार पर था। मोनोमर के आधार पर 2 प्रकार का बांटा गया है, समबहुलक और सहबहुलक। समबहुलक जिसमें एक ही प्रकार का मोनोमर होगा उसको समबहुलक, और जिसमें अलग अलग प्रकार का मोनोमर होगा उसको सहबहुलक। जैसे मान लो ए आपस में जुड़ गया है, इस तरीके से जुड़ा हो तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? समबहुलक कहा जाएगा। अगर यही होता ए बी इस तरीके से करके जुड़ा हुआ, देखो बाबू इसमें कितना मोनोमर है? 2 गो है, ए और बी, तो इसको सहबहुलक कहेंगे। तो समबहुलक और सहबहुलक, जिसमें एक ही मोनोमर होगा उसको समबहुलक, और जिसमें एक से ज्यादा मोनोमर होगा उसको सहबहुलक। बहुलीकरण के आधार पर भी 2 प्रकार से बांटा गया है, योगज बहुलक और संघनन बहुलक। योगज बहुलक किसे कहते हैं? तो योगज बहुलक जिसमें मोनोमर आपस में सिर्फ जुड़ा होगा तो उसको योगज, और जिसमें जुड़ने के साथ साथ कुछ निकला भी होगा तो उसको संघनन बहुलक। तो इस तरीके से बहुलक को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक आणविक बल के आधार पर भी बांटा गया है, जिसमें आपको प्रत्यास्थ बहुलक, ताप सुगठ्य बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक, रेशेदार बहुलक, इस तरीके से है। जो खींचने पर फैल जाता है और छोड़ने पर सिकुड़ जाता है उसको हम लोग प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। जैसे रबड़ है, खींचिएगा तो क्या होगा? फैल जाएगा, छोड़िएगा तो फिर सिकुड़ जाएगा, तो उसको प्रत्यास्थ बहुलक कहा जाता है। जो खींचने पर नहीं फैलता, भले टूट जाए लेकिन फैलेगा नहीं, तो उसको हम लोग कहते हैं रेशेदार बहुलक। उसको क्या कहते हैं? रेशेदार बहुलक। और 2 बहुलक और है, ताप सुगठ्य बहुलक और ताप दृढ़ बहुलक। ये आपके एग्जाम में अधिक मात्रा में पूछा जाता है, ताप सुगठ्य और ताप दृढ़। इसके पहले जितना सारा आपको बताया गया है बस ध्यान रखिएगा,
कौन कौन सा बहुलक होता है। लेकिन आपके एग्जाम में यह सबसे ज्यादा मात्रा में पूछे जाने वाला प्रश्न है ताप सुगठ्य और ताप दृढ़ बहुलक। आपसे पूछ लेगा ताप सुगठ्य बहुलक किसे कहते हैं या ताप दृढ़ बहुलक किसे कहते हैं या दोनों में अंतर बताएं, तो आपसे यह हमेशा पूछे जाते रहता है। तो इस प्रश्न को आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्या ताप दृढ़ और ताप सुगठ्य बहुलक में अंतर क्या है। पहले इसको समझिए, ताप सुगठ्य बहुलक, नाम से पता चल रहा है ताप सुगठ्य मतलब ताप के ऊपर निर्भर करता है। क्या है, जब तापमान बढ़ाएंगे, जब गर्म करेंगे तो मुलायम हो जाएगा। जैसे गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, मुलायम हो जाएगा, और ठंडा कर देंगे तो कठोर हो जाएगा। जब भी गर्म करेंगे तो मुलायम होगा और ठंडा करेंगे तो कठोर होगी। यह क्रिया बार बार चलती रहती है, यह बार बार चलती रहती है, तो इसी को हम ताप सुगठ्य बहुलक कहते हैं। इसको क्या कहेंगे बाबू हम लोग, ताप सुगठ्य बहुलक। ध्यान दो, जब गर्म करने पर क्या हो जाए, मुलायम हो जाए, और ठंडा करने पर कठोर हो जाए। आप प्लास्टिक देखे होंगे, जितने सारे प्लास्टिक का सामान हो उसको गर्म कीजिएगा तो देखिएगा मुलायम हो जाता है, एकदम दबाइएगा तो दब जाएगा, लेकिन अगर वही ठंडा हो जाए तो कठोर हो जाता है। तो उसको ताप सुगठ्य बहुलक कहते हैं। और ताप दृढ़ बहुलक किसे कहते हैं, वैसे बहुलक जो गर्म करने पर कठोर हो जाए, वैसे बहुलक जो गर्म करने पर कठोर हो जाए लेकिन पुनः मुलायम नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ताप दृढ़ बहुलक कहेंगे। जो एक बार कठोर हो गया तो फिर मुलायम नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। जैसे अंडा देखे होंगे आप लोग, अंडा क्या कीजिए, गर्म कर दीजिए, गर्म कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अंदर का भाग जो पहले मुलायम था वो क्या हो गया, कठोर हो गया। और उसके बाद कुछ कर लीजिए, गर्म कीजिए, ठंडा कीजिए, क्या उसको मुलायम हो सकता है, नहीं। आमलेट को क्या फिर अंडा में बदल दीजिएगा, नहीं हो सकता है। तो जब एक बार गर्म किए तो कठोर हो गया, फिर मुलायम नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग कहेंगे ताप दृढ़ बहुलक। ध्यान दो, ये तो परिभाषा था, अंतर लिखना है तो अंतर ऐसे लिख लीजिएगा, ये गर्म करने पर मुलायम हो जाता है परंतु ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। ध्यान दो, गर्म करने पर यह तुरंत मुलायम पड़ जाती है और ठंडा करने पर सांचे में ढल जा सकती है, यानी गर्म कठोर हो जाती है। यह गर्म करने पर मुलायम नहीं होती है, गर्म करने पर कठोर हो जाती है और फिर मुलायम नहीं होती है। देखिए, ये सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले रेखीय बहुलक होते हैं, ये रेखीय बहुलक है। ये सामान्यतः क्रॉस युग्मित यानी आपको कह लें क्रॉस लिंकेज, जिसको हम लोग जालक्रम बहुलक भी कहते हैं, ये जालक्रम बहुलक में होता है। ये योगज बहुलक होता है और ये संघनन बहुलक होता है। अभी बताए थे, जो आपस में सिर्फ मोनोमर जुड़ेगा तो उसको योगज बहुलक, और जब जुड़ने के साथ साथ कुछ छोटे छोटे अणु का विलोपन होगा तो उसको संघनन बहुलक। तो ये योगज बहुलक होगा और ये संघनन बहुलक होगा। देखिए, ताप सुगठ्य बहुलक में ये प्लास्टिक सामान्य रूप से कमजोर और कोमल भंगुर होते हैं। ये जो होते हैं वो कमजोर होंगे, कोमल होंगे और भंगुर होंगे, और ये तुलनात्मक रूप से भंगुर प्रकृति के रूप में होंगे। ये ज्यादा कठोर होंगे और भंगुर प्रकृति के होंगे। तो ये आपका ताप सुगठ्य और ताप दृढ़ बहुलक में अंतर था, इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए, इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसी को आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। ऐसे तो पूरा चैप्टर आप पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको देख लीजिए। देखिए, अब व्यवसायिक रूप से कुछ महत्वपूर्ण बहुलक है, उनके बारे में हम लोग को जानना है, लेकिन सभी बहुलक को यहां पर नहीं बता रहे हैं, लेकिन सबको बताएंगे थोड़ा थोड़ा, बस मोनोमर और उसके उपयोग को बता देते हैं। ऐसे देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण बहुलक हैं, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक की ही बात करें। महत्वपूर्ण बहुलक के बारे में आप लोग को जानना है। कुछ महत्वपूर्ण बहुलकों को देखते हैं। आपको याद क्या रखना है कि बहुलक है उसका एकलक कौन है, बहुलक का एकलक कौन है उसको याद रखना आप लोग को, और उसका उपयोग कहां कहां किया जाता है यही आप लोग को याद रखना है। ऐसे तो सभी बहुलकों को बनाने की क्रिया के बारे में भी आपको बताया गया है, लेकिन इसका आपको याद क्या रखना है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है वो चीज को आपको विशेष याद रखना है कि बहुलक कौन है, उसका एकलक कौन है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कुछ उपयोग के बारे में आप याद रखेंगे। देखिए, सबसे पहला बहुलक जो हमारे समाज में बहुत अधिक मात्रा में उपयोग भी होता है वो है पॉलीथीन। कौन है बाबू, पॉलीथीन। पॉलीथीन है। अब देखिए, पॉलीथीन को संरचना हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है पॉली, पॉली का मतलब अनेक, और इथीन यानी बहुत सारा इथीन जब आपस में जुड़ेगा तो उसी को पॉलीथीन कहते हैं।
जब बहुत सारा इथीन जब आपस में जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं बाबू? पॉलीथीन। इथीन का फार्मूला क्या होता है? CH2 बॉन्ड CH2। अब आपसे पूछा जा सकता है पॉलीथीन का मोनोमर कौन है, चाहे इथीन ऑप्शन में दिया रहेगा या फार्मूला के रूप में दिया रहेगा, तो CH2 बॉन्ड CH2। यही CH2 बॉन्ड CH2 बहुत सारा आपस में जुड़ेगा तो उसी को पॉलीथीन कहेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मतलब अनेक, इथीन, इथीन का मतलब समझते हैं आप लोग, जब बहुत सारा इथीन होगा तो उसी को पॉलीथीन कहते हैं। पॉलीथीन दो प्रकार का होता है, निम्न घनत्व वाला पॉलीथीन और उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। जिसका घनत्व कम होता है उसको निम्न घनत्व वाला पॉलीथीन कहेंगे, और जिसका घनत्व ज्यादा होता है उसको उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन कहते हैं। दोनों आपको इथीन से ही बनता है। जब 1000 से 2000 एटीएम दाब रखते हैं तो निम्न घनत्व वाला पॉलीथीन बन जाता है, और जब 1 से 2 एटीएम दाब रख लेते हैं तो उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन बन जाता है। तो वो आपका मोनोमर कौन है? दोनों में से किसी की बात करें तो एकलक जो मोनोमर है इसको मोनोमर कहते हैं। मोनोमर कौन है बाबू? तो इथीन है। इसका उपयोग कहां करेंगे? LDP लो डेंसिटी पॉलीथीन की बात करें तो इसका उपयोग इलेक्ट्रिक तारों को विद्युत अवरोधी करने में, पाइप, खिलौना, बोतल बनाने में। हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात करें तो रासायनिक स्टोर करने में, पात्र बनाने में, घरेलू सामान जैसे डस्टबिन हो गया, आप घर में देखे होंगे प्लास्टिक का बाल्टी उपयोग करते हैं तो ये सब चीजों को बनाने में किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बहुलक है। कौन बहुलक? पॉलीथीन। इसका मोनोमर इथीन। कहां कहां उपयोग करते हैं याद रखेंगे। देखो बाबू एक और बहुलक है पॉलीप्रोपीन। ये भी नाम से ही पता चल रहा है, पॉली या प्रोपीन। पॉली का मतलब अनेक, और प्रोपीन का मतलब प्रोपीन। जब बहुत सारा प्रोपीन आपस में जुड़ जाएगा तो उसको पॉलीप्रोपीन कहेंगे। जब बहुत सारा प्रोपीन आपस में जुड़ा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे बाबू? तो पॉलीप्रोपीन कहा जाएगा। देख बाबू पॉलीप्रोपीन का मोनोमर कौन होगा? तो पॉलीप्रोपीन का मोनोमर प्रोपीन होगा, क्योंकि बहुत सारा कौन जुड़ा है? प्रोपीन जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए पॉलीप्रोपीन का मोनोमर प्रोपीन होगा। इसका उपयोग कहां कहां करते हैं? सीट कवर बनाने में, कालीन बनाने में, रेसे डोरिया का निर्माण करने में, घरेलू सामान बनाने में इसका पॉलीप्रोपीन का उपयोग किया जाता है। प्रोपीन तो समझते हैं, प्रोप मतलब 3 कार्बन का ईएनई लगा हुआ है, प्रोपीन है तो डबल बॉन्ड होगा, एक जगह डबल बॉन्ड होगा, 3 कार्बन का लिख करके दिखा सकते हैं। तो पॉलीप्रोपीन का मोनोमर कौन है बाबू? तो प्रोपीन है। याद रखिएगा पॉलीप्रोपीन का मोनोमर प्रोपीन। इसका उपयोग कहां कहां करेंगे? सीट कवर बनाने में, रस्सी बनाने में, घरेलू सामान बनाने में। देख बाबू पॉलीएस्टाइरीन, नाम से ही पता चल रहा, पॉली मतलब अनेक, और एस्टाइरीन, जब बहुत सारा एस्टाइरीन आपस में जुड़ जाएगा तो उसको पॉलीएस्टाइरीन कहते हैं। पॉलीएस्टाइरीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां बेंजीन जुड़ा होगा C6H5। देखो यहां पर लिखा हुआ है, तो ये पॉलीएस्टाइरीन। पॉलीएस्टाइरीन का मोनोमर कौन है बाबू? तो एस्टाइरीन। जब बहुत सारा एस्टाइरीन आपस में मिलेगा तो उसी को पॉलीएस्टाइरीन कहते हैं। उसको क्या कहेंगे बाबू? पॉलीएस्टाइरीन। इसका उपयोग किया जाता है खिलौना बनाने में, कंघी बनाने में, कप बनाने में, जो गर्म चाय ये पीते हैं आप लोग वो कप बनाने में, टीवी का कैबिनेट बनाने में, टीवी रेडियो का कैबिनेट देखा ना बाहरी कवर, उसको बनाने में, फ्रिज में बर्फ रखने वाला बॉक्स बनाने में, फ्रिज में जिसमें बर्फ जमाते हैं हम लोग वो बॉक्स बनाने में, टाइल्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये पॉलीएस्टाइरीन है। पॉलीएस्टाइरीन का मोनोमर कौन है? एस्टाइरीन है। ये भी हमारे समाज में बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है पॉलीएस्टाइरीन का भी। देख बाबू देखिए एक होता है पॉलीएक्रोनाइट्राइल। पॉलीएक्रोनाइट्राइल क्या है? नाम से ही पता चल रहा है पॉली एक्रोनाइट्राइल। जब बहुत सारा एक्रोनाइट्राइल आपस में जुड़ेगा तो उसी को पॉलीएक्रोनाइट्राइल कहते हैं। इसी को ऑर्लोन भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं बाबू? ऑर्लोन। ऑर्लोन का मोनोमर यानी पॉलीएक्रोनाइट्राइल का मोनोमर कौन है? एक्रोनाइट्राइल। जब CH2CH में CN जुड़ गया तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्रोनाइट्राइल। जब बहुत सारा एक्रोनाइट्राइल आपस में जुड़ेगा तो उसको पॉलीएक्रोनाइट्राइल बनेगा।
पॉलीएक्रोनाइट्राइल बनेगा। कोई दिक्कत आप लोग को? देखो इसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो संश्लेषित कालीन बनाने में, घर में कारपेट लगाते हैं उसको बनाने में, कंबल स्वेटर बनाने में, नहाने वाले कपड़े बनाने में, जो तावल बनाते हैं, इन सब चीजों में उपयोग किया जाता है। ऊन बनाने में किया जाता है, ऊन समझते हैं ना, जिसका गर्म कपड़ा तैयार किया जाता है, तो इन सब चीजों में बनाने में किया जाता है। किसका बाबू? पॉलीएक्रोनाइट्राइल, या इसी को ऑर्लॉन कहते हैं। मोनोमर का नाम याद रखो, पॉलीएक्रोनाइट्राइल का मोनोमर एक्रोनाइट्राइल, याद रहेगा। देख बाबू, एक होता है पॉलीमिथाइल मेथेन एक्रालेट, इसका मोनोमर क्या होता है? तो देखो बाबू, पॉली लगा हुआ है ना, तो पॉली को हटा दीजिए, मिथाइल मिक्रिलेट वही यह मोनोमर है। इसका उपयोग करते हैं अटूटनियालाइट। अटूटनियालाइट का मतलब जो टूटता नहीं है। वायुयान की खिड़की, जो देखिएगा जो वायुयान होती है, एरोप्लेन होती है, उसकी खिड़की बनाने में, उसका जो भी ग्लासेस बनाने में, जो ऐसा ग्लासेस जो बुलेट प्रूफ हो, वैसी ग्लासेस तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? पॉलीमेथिल मिथाइलेट का निर्माण किया जाता है, बुलेट प्रूफ शीशा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देख बाबू, नेक्स्ट आपका एक बहुलक है पॉलीएथाइल एक्रिलेट। वो मिथाइल एक्रिलेट था और ये इथाइल एक्रिलेट है। पॉलीएथाइल एक्रिलेट का जो निर्माण होता है वो इथाइल एक्रिलेट से किया जाता है। इसका मोनोमर कौन है? इथाइल एक्रिलेट। कभी भी जब पॉली लगा हो ना, तो उसको हटा दीजिएगा, बाकी जो बचेगा वही उसका मोनोमर हो जाएगा। एक ट्रिक याद रखिए, पॉली को हटाइए और जो बचा वही उसका क्या है? मोनोमर है। यहां दिया हुआ है फॉर्मूला। इसका निर्माण किया जाता है वस्त्र बनाने में, कपड़ा बनाने में, कालीन, कंबल, इस सब बनाने में किया जाता है। देखिए, एक होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, या इसी को टेफ्लॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मोनोमर देखो, यहां से पॉली हटाओ, टेट्राफ्लोरोइथीन इसका मोनोमर हो गया। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन का मोनोमर टेट्राफ्लोरोइथीन, यानी टेफ्लॉन का मोनोमर टेट्राफ्लोरोइथीन। याद दिया हुआ है टेट्राफ्लोरोइथीन। इसका उपयोग किया जाता है सील बनाने में, गैस्किट बनाने में, विद्युत अवरोधी उपकरण, नॉन स्टिक बर्तन। नॉन स्टिक बर्तन समझते हैं ना? देखिएगा, घर में न चिपकने वाला बर्तन होता है, काला काला रंग का बर्तन होता है, जिसके ऊपर से आपको टेट्राफ्लोरोइथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन यानी टेफ्लॉन लगाया गया रहता है। देखिए, नेक्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड। सबसे पहले इसको बनाया गया था, याद है ना? सबसे पहले कौन बना था बाबू? तो पीवीसी सबसे पहला बहुलक बना था, जो बना था। उसके बाद पॉलीस्टाइरीन बना था। खैर, इसका उपयोग तो हम लोग बहुत सारा करते हैं, पाइप बनाने में, बरसाती कोट, टेबल का कवर, पर्दा का कपड़ा, इन सब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड बहुत ज्यादा उपयोग में हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसका मोनोमर कौन है? तो विनाइल क्लोराइड। बस पॉली हटाओ और जो बचा उसको लिख दो, तो विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर है। याद रहेगा। देखिए, अगले कुछ मोनोमर का, ये सभी मोनोमर हमारे समाज में बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाते हैं। जैसे कुछ संघनन बहुलक के बारे में देख लेते हैं। संघनन बहुलक, जिसमें मोनोमर तो आपस में जुड़ा होगा, लेकिन साथ साथ छोटे छोटे अणु का भी विलोपन हुआ होगा, तो उस बहुलक को देख लेते हैं। देख बाबू, टेरिलीन या डेक्रोन, टेरिलीन कह लें या डेक्रोन कर लें, इसका मोनोमर होता है आपको पैराथैलिक एसिड। कौन होता है बाबू? पैराथैलिक एसिड और साथ में ग्लाइकोल, ये दोनों से मिलकर के बना होता है। जब दो वो मोनोमर होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? सहबहुलक। इन दोनों से मिलकर के बनता है। जैसे इसका उपयोग किया जाता है टेरिकॉट, यानी टेरिकॉटन वाले कपड़ा बनाने के लिए, चुंबकीय रिकॉर्डिंग टेप, चालक बेल्ट, एस्प्रीन, टेंट, ये सब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे एक बहुलक है गिप्टल। गिप्टल का मोनोमर क्या है? तो थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड है। और यहां भी ग्लाइकोल का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन संरचना अलग अलग होती है। थैलिक एसिड जो होता है उसका और गिप्टल का उपयोग आपकी बात करते हैं। इसमें जो थैलिक एसिड होगा वो ऑर्थो पोजीशन पे होगा, और इसमें थैलिक एसिड जो होगा वो पैरा पोजीशन पे होगा। तो ये पैराथैलिक एसिड होता है, इसमें ऑर्थोथैलिक एसिड होता है। देखिए, दोनों का मोनोमर सेम है। दोनों का मोनोमर क्या है? सेम है, बस पोजीशन अलग अलग है। तो ये इसमें ऑर्थोथैलिक एसिड का उपयोग करते हैं, इसमें पैराथैलिक एसिड का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग पेंट, सुनहरी वॉशिंग,
एस्बेस्टस और सीमेंट बनाने में, जो सीमेंट का एस्बेस्टस आता है ना, उसको बनाने के लिए और सीमेंट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? गिप्टल का। गिप्टल और टेरिलीन, ये दोनों को ध्यान रखेंगे, दोनों का मोनोमर सेम होता है। आपको कौन कौन? जो थैलिक एसिड और आपको ग्लाइकोल, दोनों सेम है, लेकिन इसमें पैराथैलिक एसिड होगा, इसमें ऑर्थोथैलिक एसिड होता है। देखिए और भी, जैसे नाइलॉन 66, ये भी हमारे समाज में अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। नाइलॉन 66 की बात करें तो ये बनता है, इसमें भी 2 मोनोमर है, एगो 6 कार्बन का, दूसरा भी 6 कार्बन का। 2 मोनोमर है, कौन कौन? 6 कार्बन का, ये भी 6 कार्बन का, यानी इसको कहते हैं एडीपिक एसिड और इसको कहते हैं हेक्सामिथिलीन डाइमीन। कौन कौन बाबू? एडीपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइमीन, 2 मोनोमर से यह भी बनता है। इसका उपयोग करते हैं हम लोग टूथब्रश बनाने में। टूथब्रश का जो ब्रिसल्स होता है, जो आपको ब्रश करने के लिए होता है, वो ब्रश में लगा रहता है ना धागा धागा, उसको बनाने में, रस्सी बनाने में, ऊन बनाने में, साथ साथ मोजा, स्वेटर, ये सब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये नाइलॉन 66 है, जिसमें 2 मोनोमर है, कौन कौन? एडीपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइमीन। एक नाइलॉन 6 होता है जिसमें एक ही मोनोमर है, वो भी 6 कार्बन का, इसको कहते हैं कैप्रोलैक्टम। बाबू बहुत बार पूछा है कैप्रोलैक्टम, नाइलॉन का मोनोमर कौन है? नाइलॉन 6 का मोनोमर कौन है? तो कैप्रोलैक्टम है। कौन है बाबू? कैप्रोलैक्टम। और नाइलॉन 66 का मोनोमर कौन है? तो एडीपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइमीन। जितने सारे बाबू आपको बहुलक बताई जा रही है, उस बहुलक के मोनोमर को याद रखेंगे, साथ साथ उपयोग याद रहे तब तो बहुत अच्छी बात है, उपयोग न भी याद रहा तो मोनोमर को जरूर याद रखिएगा, वो बहुतों बार आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है और उसकी पूछे जाने की संभावना अधिक है। देख बाबू, नाइलॉन 6 का मोनोमर कौन है? कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम का बहुलीकरण करा देंगे तो नाइलॉन 6 बन जाता है। इसका उपयोग करते हैं बुनाई के वस्त्र बनाने में, डोरिया बनाने में, आपको टायर की रस्सियां बनाने में, इन सब चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए एक फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है जिसको बेकेलाइट कहा जाता है। बेकेलाइट, बेकेलाइट, ये जो बेकेलाइट होता है वो ताप दृढ़ बहुलक होता है। एक बार तो कठोर हो जाता है फिर मुलायम नहीं होता है, ये ताप दृढ़ बहुलक है। चलिए देखिए बाबू, बेकेलाइट जो बनाते हैं फिनॉल से बनाते हैं और फॉर्मल्डिहाइड से बनाते हैं। 2 मोनोमर है, कौन कौन? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलीकरण करा दिया जाएगा तो बेकेलाइट बनेगा। जैसे देखिए यहां पर ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये फिनॉल है। फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल का बहुलीकरण करा दे तो क्या बन जाएगा? बेकेलाइट। इसका उपयोग किया जाता है, नरम बेकेलाइट से सरेस बनाया जाता है, वाशिंग, सुनहरी वाशिंग, कठोर बेकेलाइट से कंघी बनाया जाता है, फाउंटेन पेन बनाया जाता है और विद्युत रोधी उपकरण बनाया जाता है। जैसे विद्युत स्विच होता है उसको बनाया जाता है, कंघी बनाया जाता है, पानी का टंकी बनाया जाता है। ये कठोर से बनाया जाएगा, अब मुलायम से पेंट ओंट तैयार किया जाता है। देखिए एक होता है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसमें किससे किससे बनाएंगे? मेलामाइन से और फॉर्मल्डिहाइड से। तो इसका बहुलीकरण से बनता है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, तो याद रखेंगे। देखिए एक बहुलक है, रबड़ में कुछ देख लेते हैं। एक रबड़ है नियोप्रीन रबड़, यह भी आपको एग्जाम में बहुतों बार पूछ चुका है। नियोप्रीन बहुलक का मोनोमर कौन है? क्लोरोप्रीन। नियोप्रीन का मोनोमर कौन है बाबू? क्लोरोप्रीन। जब क्लोरोप्रीन का बहुलीकरण कराते हैं तो नियोप्रीन बनता है। ध्यान रखिए, नियोप्रीन का मोनोमर कौन? तो क्लोरोप्रीन। तो याद रखिएगा, आपसे हमेशा बहुलक पूछा जाता है चाहे मोनोमर पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। नियोप्रीन का मोनोमर कौन है? तो क्लोरोप्रीन है। याद रहेगा ना। इसका उपयोग किया जाता है पेट्रोल, तेल, अन्य चीज विलायक के निर्माण में, कोयला के कारखाने में, नियोप्रीन बेल्ट के निर्माण में, जूते की एड़ी बनाने में, जूता वाला एड़ी जो देखे ना, वो सब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ब्यूना एस, यह भी रबड़ है, संश्लेषित रबड़ है। इसमें 2 चीज से बनता है, 1,3-ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन से मिलकर के बना होता है। किससे किससे? 1,3-ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन से मिलकर के बना होता है। इसका उपयोग टायर बनाने में, रबड़ का सोल, बेल्ट तैयार करने में किया जाता है। मोनोमर को याद रखेंगे, कौन कौन मोनोमर है? 1,3-ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन। ब्यूना एन है, ब्यूना एन भी 2 मोनोमर होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रोनाइट्राइल।
देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रोनाइट्राइल रहेगा, तब जाके आपको ब्यूना एन बनेगा। 1,3-ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन रहेगा तो ब्यूना एस बनेगा। तो याद रहेगा दोनों, ब्यूना एन और ब्यूना एस। एस से ही पता रही है कि एस्टाइरिन लगाया गया। 1,3-ब्यूटाडाइन दोनों में है, 1,3-ब्यूटाडाइन आप दोनों में है, देख सकते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन एस्टाइरिन है, एस्टाइरिन एस से लिखते हैं ना, तो समझ लीजिए ब्यूना एस में है। एक्रोनाइट्राइल, नाइट्राइल एन है तो आपको एन ब्यूना एन याद रहेगा ना। तो मोनोमर आप आसानी से याद रख सकते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन दोनों में है। अगर एस्टाइरिन है तो ब्यूना एस होगा, एक्रोनाइट्राइल है तो ब्यूना एन होगा। इसका उपयोग किया जाता है चालक बेल्ट, छपाई वाला रोलर, जो छापने के लिए हम लोग रोलर उपयोग करते हैं, मोहर उपयोग करते हैं, उसमें किया जाता है। गैस्केट बनाते हैं, उसमें उपयोग किया जाता है। देख बाबू, एक प्राकृतिक बहुलक की बात करें, यह भी प्राकृतिक रबड़ ही है। आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन कहते हैं, चाहे प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। प्राकृतिक रबड़ प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में अभी बता भी देते हैं आपको, लेकिन पहले देख लीजिए प्राकृतिक रबड़ का मोनोमर कौन है? आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन का बहुलीकरण करा दिया जाए तो प्राकृतिक रबड़ बनेगा। ध्यान दीजिए एक चीज, नियोप्रीन का मोनोमर कौन था? क्लोरोप्रीन था। प्राकृतिक रबड़ का मोनोमर कौन है? तो आइसोप्रीन है। याद रहेगा, आइसोप्रीन और क्लोरोप्रीन, कंफ्यूजन मत होइएगा। प्राकृतिक रबड़ का मोनोमर आइसोप्रीन, नियोप्रीन का मोनोमर क्लोरोप्रीन, याद रहेगा। देखिए एक होता है जैव निम्नीकरण बहुलक, वैसे बहुलक जो सूक्ष्म जीव के द्वारा अपघटित हो जाता है, उसको जैव निम्नीकरण बहुलक कहते हैं। पिछला जो वीडियो था आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में इसको बताया भी गया है। शॉर्ट क्वेश्चंस का जो बहुलक था, शॉर्ट क्वेश्चंस का जो सीरीज था, उसमें आपको इस प्रश्न को भी बताया गया है। वैसे बहुलक जो सूक्ष्म जीव के द्वारा अपघटित हो जाता है, उसको हम लोग जैव निम्नीकरण बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल दिए थे पीएचवीवी, नाइलॉन 26, प्रोटीन, सेलुलोज, ये सब दिया गया था। चलिए देखिए यहाँ पीएचवीवी की बात करते हैं। पीएचवीवी का 2 मोनोमर है, कौन कौन? बीटा, यानी बीटा कह लीजिए चाहे 3 कह लीजिए, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। इसका उपयोग किया जाता है कैप्सूल का कवर बनाने में, ऑर्थोपेडिक पैकिंग मटेरियल बनाने में, यानी हड्डियों को पैकिंग करने के लिए जो मटेरियल तैयार करते हैं उसमें, चाहे कैप्सूल का कवर देखेंगे उसमें इसका उपयोग किया जाता है। नाइलॉन 26 भी आपका ये जो बहुलक है, ये बहुलक जैव निम्नीकरण बहुलक है। ये बनता है ग्लाइसिन से और एमिनो कैप्रोनोइक एसिड से। किससे बना होता है बाबू? ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोनोइक एसिड, ये 2 एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। जैव निम्नीकरण बहुलक को देख लीजिए, जैव निम्नीकरण बहुलक अभी बताए थे आप लोग को। वैसे बहुलक जो सूक्ष्म जीव के द्वारा अपघटित हो जाता है, उसको जैव निम्नीकरण बहुलक कहते हैं। सूक्ष्म जीव के द्वारा अपघटित हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे? जैव निम्नीकरण बहुलक कहा जाएगा। देखिए यहां पर लिखे भी हैं, संश्लेषित बहुलक उष्मा और रसायन जैसे अम्ल और क्षारों में अभिकारकों से प्रतिरोधी होते हैं। जो संश्लेषित बहुलक होते हैं वो अम्ल, क्षार, ये सबसे प्रतिरोधी होते हैं। वो सड़ता नहीं है, वो अपघटित नहीं होता है, ये टूटता नहीं है, इसलिए जैव निम्नीकरण बहुलक की आवश्यकता हुई। इनकी और क्रियता विभिन्न प्रकार के संश्लेषित उपयोगों के लिए उत्तरदायी है, लेकिन पर्यावरण में समस्याओं को बढ़ाता है। जो आपको संश्लेषित रबड़ है, यह पर्यावरण में आपको समस्याओं को बढ़ाता है, प्रदूषण करता है। यह अधिकतर जैव अपघटित नहीं होते हैं, जो जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। अपशिष्ट बहुलक को खत्म करना बहुत कठिन होता है। जो बहुलक के अपशिष्ट होते हैं उसको नष्ट करना बहुत कठिन होता है, ऐसे ही प्रदूषण फैलाते रहता है। जैसे पॉलीथीन के थैले, टूटे हुए पॉलीथीन, पाइप, ये सब पृथ्वी में ऐसे ही पड़े रहते हैं। इसीलिए प्राकृतिक बहुलक की बात करें, प्रकृति में कई ऐसे बहुलक हैं जो पौधे, जंतुओं के जैविक तंत्र के द्वारा बनाए जा सकते हैं। ये जैविक बहुलक कहलाते हैं या जैव निम्नीकरण बहुलक कहलाते हैं। जैसे पॉलीसैकेराइड, जैसे सेलुलोज है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ये जैव बहुलक का उदाहरण है। ये सूक्ष्म जीव के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। जैविक तंत्रों में ये विभिन्न बहुलक एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटित हो जाते हैं। ये आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं, एंजाइम की उपस्थिति में टूट जाते हैं।
अर्थात जैव निम्नीकरण होते हैं। ये जैव बहुलक के लक्षणों से मिलते जुलते बहुलक का निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। ये संश्लेषित बहुलक जैव बहुलक कहलाते हैं। ये जैविक रूप से अपघटित हो जाते हैं, यानी सूक्ष्मजीव के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। एलिफेटिक पॉलिस्टर जैव अपघटित बहुलकों के सामान्य उदाहरण है, जैसे PHBB नाइलॉन 26। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है जैव निम्नीकरण बहुलक के लिए, आप सिर्फ एग्जाम में यह लिख दीजिएगा वैसे बहुलक जो सूक्ष्म जीव के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरण बहुलक कहलाते हैं, जैसे प्रोटीन, सेलुलोज, PHBB, नाइलॉन 26 इत्यादि। ये सभी पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायी होते हैं। बस इतना ही, दो तीन लाइन लिख दीजिएगा, आप आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक आपको प्राकृतिक रबड़ के बारे में देख लेते हैं। देखिए प्राकृतिक रबड़ क्या होता है? जो प्रकृति से हम रबड़ प्राप्त करते हैं उसी को प्राकृतिक रबड़ कहा जाता है। जो रबड़ प्रकृति से प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो उसको प्राकृतिक रबड़ कहा जाएगा। प्राकृतिक रबड़ पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। ये रबड़ का जो पेड़ होता है खासकर समुद्री इलाकों में पाया जाता है, जैसे दक्षिणी भारत है, श्रीलंका है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है, अमेरिका है, इन सब क्षेत्रों में अधिक मात्रा में मिलता है। सबसे पहले क्या करते हैं, उस रबड़ के पेड़ को काट देते हैं। रबड़ के पेड़ को काटते हैं तो उसमें से दूध निकलता है। रबड़ के पेड़ का जो दूध होता है उसको लैक्टस कहते हैं। पेड़ के दूध को क्या कहते हैं हम लोग? लैक्टस कहते हैं। लैक्टस निकलता है, उसकी एसिटिक अम्ल की सहायता से स्कंदन कराई जाती है, तब रबड़ प्राप्त होता है। तब क्या प्राप्त होता है बाबू? रबड़। उसको रोल बना देते हैं, सीट कर देते हैं और सीट के रूप में रबड़ प्राप्त होता है। ये रबड़ ज्यादा अच्छा नहीं होता है, उतने अच्छे गुण वाला नहीं होता है, इसलिए उसका बल्कनाइजेशन कराया जाता है। देखिए कैसे, हमने कहा कि यह जल में रबड़ के कोलाइडी परीक्षण के रूप में प्राप्त होता है, यानी कोलाइडी विलयन के रूप में प्राप्त होगा और उसका हम लोग को क्या करना है? स्कंदन कराना है। ये तथा लैक्टस कहलाती है। ये सब लैक्टस कहते हैं। रबड़ के पेड़ में उपस्थित होता है जो उस कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय जैसे देश अमेरिका, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। रबड़ के पेड़ से लैक्टस की छाल को खरोच करके एकत्रित करते हैं। छाल को खरोच करके, जो छाल होता है उसको काट करके हम लोग लैक्टस को एकत्रित करते हैं। रासायनिक रूप से यह पॉली आइसोप्रोपीन है, यानी बहुत सारा आइसोप्रोपीन के मिलने से बना होगा। याद रखेंगे, प्राकृतिक रूप से जो बहुलक होंगे वो अच्छे बहुलक नहीं होते हैं, इसलिए उसको गंधक के साथ उसका बल्कनाइजेशन कराया जाता है। बल्कनाइजेशन कराते हैं, जिसको बल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? 2 से लेकर के 32% तक सल्फर मिलाते हैं और 283 से लेकर 335 केल्विन ताप पर 4 से 5 घंटे तक गर्म करते हैं। तब जब 4 से 5 घंटे तक गर्म करते हैं तब जाके वो आपस में बंधन का निर्माण कर देता है सल्फर, और वो कठोर और उच्च गुण वाला बहुलक प्राप्त होता है। इसी को हम लोग कहते हैं बल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। आप एग्जाम में अगर आता है रबड़ का बलनीकरण तो लिख दीजिएगा प्राकृतिक रबड़ में 2 से 32% तक सल्फर मिला करके आपको 283 से लेकर के 335 केल्विन ताप पर 4 से 5 घंटे तक गर्म करते हैं, तब जाके अच्छे गुण वाला रबड़ प्राप्त होता है। इसी को बल्कनाइजेशन कहा जाता है, रबड़ का बलनीकरण कहा जाता है। रबड़ का बलनीकरण कहा जाता है। अगर प्राकृतिक रबड़ पूछ ले तो लिख लीजिएगा प्राकृतिक रबड़ प्रकृति से प्राप्त किए जाने वाला रबड़ है। इसमें आइसोप्रीन बहुत सारा आपस में जुड़ करके पॉली आइसोप्रीन का निर्माण किया रहता है। ध्यान रखेंगे, पॉली आइसोप्रीन का निर्माण किया रहता है। यह सामान्यतः रबड़ के पेड़ से प्राप्त किए जाते हैं। रबड़ का पेड़ समझते हैं ना, रबड़ का पेड़ से प्राप्त किया जाता है। रबड़ के पेड़ को काट करके उससे दूध निकाला जाता है, जिसको लैक्टस कहा जाता है। उसको एसिटिक अम्ल की सहायता से स्कंदित कराते हैं तो रबड़ प्राप्त होता है। उसी को प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। यह कम गुण वाला होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप आसानी से इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आएगा उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। बस याद क्या रखेंगे? ताप सुगठ और ताप दृढ़ बहुलक में अंतर, बहुलक होता क्या है, एकलक होता क्या है, किस बहुलक का एकलक कौन है, प्राकृतिक रबड़ किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, और जैव निम्नीकरण बहुलक क्या क्या है। बस यही सब आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। अगर एक बार वीडियो देख लेते हैं तो आप आसानी से इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आएगा उसको आप बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।